नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का इतिहास का अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद। ये वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। इतिहास सब्जेक्ट से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो बिहार पुलिस की परीक्षा हो या स्टेट की परीक्षा हो या BPSC TRE की परीक्षा हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इतिहास सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है और लगभग इतिहास से आधुनिक इतिहास का ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये वीडियो बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें ताकि और सभी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे दोस्त हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं वर्ग 10 का इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का उदय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद होना शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। जब युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में और 1918 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। दोस्तों, ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। तो इस दौरान, युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, दाम दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने के लिए लोग बहुत गुस्साए हुए थे। उस समय क्या था, जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध शुरू था, तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया जाता था और उनसे कठिन कार्य लिया जाता था। तो इससे भी लोग परेशान थे, इससे भी लोग गुस्साए हुए थे। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। इन्फ्लुएंजा की महामारी ने समस्या को और भी गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब आइए देखते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था, यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। जो सत्याग्रही है, जो सत्य का अनुपालन करता है, वह अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है। ये महात्मा गांधी का मानना था। आइए देखते हैं रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए हुए थी। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक के लिए बंदी बनाया जा सकता था और इस एक्ट को नो वकील नो दलील के नाम से भी जाना जाता है। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई, रेल कारखाना तो मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया था रोलेट एक्ट के दौरान। आइए देखते हैं जालियांवाला बाग क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
13 अप्रैल 1919 को, और ये शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किए। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसका कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया था। जालियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। बाग के चारों तरफ से बंद था और निकलने का रास्ता भी संकीर्ण था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते को बंद करवा दिया और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इनसे चारों तरफ हिंसा फैल गई। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता पड़ी। रोलेक्ट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई। ओटोमन के शासन पर एक बड़े संधि समझौते की अफवाह फैली हुई थी। ओटोमन का शासन इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता। ओटोमन का शासक क्या था? इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के लिए मुंबई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई इस कमेटी के नेता थे। वे भी यह चाहते थे कि गांधी जी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हो गया। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। अपनी प्रसिद्धि पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, और इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। आइए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। आंदोलन के विभिन्न स्वरूप थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आह्वान का समर्थन किया, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ थे। स्वराज का अर्थ सभी लोगों के लिए अलग अलग था। लोग अपने अपने हिसाब से स्वराज का अर्थ निकाल रहे थे। शहरों में आंदोलन। शहरों में मध्यम वर्ग से आंदोलन की अच्छी भागीदारी थी। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी। दूसरा है मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल
के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिल के चुनाव का एक माध्यम थे जिससे उनके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती, ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। आगे है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। शराब की दुकानों का घेराव किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। आयात 102 करोड़ रुपये से घटकर 57 करोड़ रह गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई। आंदोलन में सुस्ती आने के कारण मिल में बने कपड़ों की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी। गरीब लोग खादी को खरीदने में असमर्थ थे। अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूलों में जाने लगे। इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे थे। अब है कि गांव में विद्रोह कैसे हुआ, उसको देख लेते हैं। गांवों में विद्रोह। शहरों के बाद गांवों में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। भारत के विभिन्न भागों के किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर पीजी में काम किया था। तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए, बेगार को समाप्त किया जाए और कठोर जमींदारों को राजनीतिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।